नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर के एक बार फिर ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं शुरू अपनी वीडियो को। और जो हमारा जो सीरीज़ जो फ़िलहाल चल रही है वो गृह विज्ञान की चल रही है, जो गृह विज्ञान की छात्राएँ हैं। और इसमें 2-3 वीडियो हमने डाल भी दी हैं, आगे की जो भी बची हुई उन्हें डाल देंगे। और आज का हमारा टॉपिक है सामान्य संक्रमण रोग और परिचय। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर से जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे वो सब हमने अपनी वीडियो में रखे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो करते हैं अपने क्वेश्चनों को शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, स्वस्थ मनुष्य किससे मुक्त रहता है? तो रोग से, धन से, चिंता से या भय से? सिंपल सी बात है, जो स्वस्थ मनुष्य होगा वो रोग से मुक्त होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या। अगला प्रश्न है, सभी संक्रमक फैलते हैं तो गंदगी द्वारा, लापरवाही से, या रोगाणुओं द्वारा, या बिना किसी कारण के? ठीक है, तो जितने भी हमें संक्रमण होते हैं वो रोगाणुओं के द्वारा फैलते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गे। अगला प्रश्न है हमारा, सभी व्यक्तियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है तो सामान्य होती है, भिन्न भिन्न होती है, आवश्यकता अनुसार होती है, नहीं होती है? तो देखो, हर एक व्यक्ति के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, वो हर एक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की सामान्य होती है। तो ये हमारा ख ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है तो क्या चेचक है, ख तपेदिक है, ग काली खांसी है, या ये सभी? तो देखो, जो वायु द्वारा फैलता है यानी हवा के द्वारा जो रोग फैलता है वो चेचक भी फैलता था, पुराने टाइम में चेचक होता है, अब तो शायद नहीं होता। तपेदिक भी वायु के द्वारा ही फैलता है संक्रमण इसका, और काली खांसी भी। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैस, ये सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? तो टेटिनस, कुकुर खांसी, या खसरा, या हैजा? ठीक है, तो जल के द्वारा जो रोग फैलता है वो होता है हमारा हैजा। अगले प्रश्न पर, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो कर्णफेर के लिए, तपेदिक के लिए, पोलियो के लिए, या पीलिए के लिए? तो देखो, जो BCG का टीका लगता है वो तपेदिक के लिए लगता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ख। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और जब मैं हाथ हटा ले करूँ आप स्क्रीनशॉट ले करो, ताकि अगर लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो देख करके वीडियो से। ठीक है, तो चलते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7, टिटनस में होने वाला मुख्य विकार है तो तेज जुआर होता है, यानी कि तेज बुखार हो जाता है, शरीर का ऐंठ जाना होता है, या टांगों का जकड़ जाना, या चेतना का लुप्त हो जाना, चेतना का लुप्त हो जाना। तो देखो, जो टेटनस जब हो जाता है किसी व्यक्ति को तो शरीर का ऐंठ जाना होता है, नहीं शरीर उसका ऐंठ जाता है। और टेटनस होता किससे है? जैसे हमारे पैर में कंच वगैरह लग गया, या शरीर में कहीं भी कंच चुभ गया, या जर युक्त यानी कि जंग लगी हुई कोई भी लोहे की चीज़ हमारे शरीर में लग गई तो उसकी वजह से हमें टेटनस हो जाता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि अगर कोई लोहे की चीज़ या कोई कंच वगैरह लग जाए तो तुरंत टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, ताकि हमें टेटनस ना हो। ठीक है, तो शरीर का क्या हो तो ऐंठ जाना होता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न है हमारा, मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? तो चेचक फैलता है, क्षय रोग फैलता है, मलेरिया फैलता है, या टाइफाइड फैलता है? ठीक है, तो चेचक हवा से फैलता है, अक्षय रोग जो है हम जो दूषित वायु अंदर लेते हैं उससे फैलता है, टीबी यानी कि धूम्रपान वगैरह करते हैं। मलेरिया, हाँ मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड जो होता है वो दूषित पानी, दूषित जल पीने से फैलता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गै, यानी कि मलेरिया जो है वो मच्छरों के काटने से फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मक्खी द्वारा फैलता है मलेरिया? मलेरिया तो मच्छर के काटने से फैलता है। फ्लैग, जी नहीं। हैजा, जी हाँ। रेबीज कुत्ते के काटने से फैलता है या बंदर के काटने से? तो हैजा जो है हमारा मक्खियों के द्वारा फैलता है। क्योंकि मक्खियों के द्वारा कैसे फैलता है? अगर हमारा भोजन खुला हुआ रखा है, मक्खी इधर उधर गंदगी पे बैठ गई है और फिर हमारे खाने पर बैठ जाए और उस खाने को हम खा लें तो उसकी वजह से हैजा फैल जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, कुकुर खांसी फैलने का कारण है जीवाणु, वायु, जल, या रेबीज? ठीक है, तो कुकुर खांसी जो है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रेबीपुर की सुई काटने पर लगाई जाती है तो मच्छर के काटने पर, या खटमल के, या कुत्ते के, या सांप के? ठीक है, तो रेबीपुर का मतलब है जो रेबीज के जो दवाई लगती है, रेबीज के जो इंजेक्शन लगते हैं वो कुत्ते के काटने पर लगते हैं। ठीक है, ताकि जिस व्यक्ति को कुत्ता काट ले, बंदर काट ले, उसे हड़क ना उभरे, तो रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं, इसे रेबीपुर की सुई कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न नंबर 12, टिटनस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं तो मिट्टी में पाए जाते हैं, गोबर में पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे में पाए जाते हैं, इन सभी में। तो मैं बता दूं, देखो टिटनस के जो जीवाणु हैं वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, गोबर में पाए जाते हैं, और जंग लगे हुए यानी कि जर लगे हुए लोहे में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गै ये सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है यानी कि अच्छे स्वास्थ्य का क्या प्रतीक है? सुंदर बाल, सुंदर बाल तो बीमार आदमी के भी हो सकते हैं, चमकीली आंखें ये भी हो सकते हैं, मजबूत मांसपेशियां ये भी हो सकती हैं, ये सभी। तो इसका मतलब हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, जो उत्तम स्वास्थ्य है उसका मतलब होता है हमारे बाल भी सुंदर होंगे, आंखों में भी चमक होगी और मांसपेशियां हमारी मजबूत होंगी। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा हमारा घ ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, क्षय रोग के रोगी को किस प्रकार का भोजन हानि पहुंचाता है? तो जो क्षय रोग होता है मतलब जो टीबी वगैरह का रोग हो जाता है, जिसमें सांस की प्रॉब्लम होती है, तो कौन सा जो मतलब भोजन हमें नुकसानदायक होता है, हानि पहुंचाता है? तो मौसमी रस वाले फल, जी नहीं, ये तो फायदा ही देंगे। मिर्च मसालेदार भोजन, दूध या अंडा? तो देखो जो क्षय रोग होता है यानी कि जिसे टीबी की बीमारी होती है, तो उसको अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन जो है नुकसानदायक होता है, यानी उसको हानि पहुंचाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ख। अगला प्रश्न है हमारा 15, डेंगू रोग फैलता है दूषित जल से? जी नहीं। दूषित वायु से? जी नहीं। मच्छर के काटने से? हो सकता है, उपरोक्त सभी के द्वारा नहीं। तो देखो डेंगू का मच्छर होता है, नहीं, डेंगू जो होता है वो मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा गे। अगला प्रश्न है 16, हेपेटाइटिस रोग का मुख्य लक्षण है? तो पीलिया के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, अधिक भूख लगना, वजन बढ़ना, कोई भी लक्षण हो सकते हैं। तो देखो हेपेटाइटिस जो होता है वो पीलिया के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, शरीर हमारा पीला पीला होने लगता है और आंखें भी हमारी पीली हो जाती हैं। तो हेपेटाइटिस का मतलब होता है पीलिया के लक्षण प्रकट होने लगते हैं कि इस आदमी को पीलिया हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, किस रोग में रोगी के गले में मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं तथा वह कुछ भी निगल नहीं सकता या निगल नहीं पाता? तो मलेरिया के में, या फाइलेरिया में, या हाइड्रोफोबिया में, या इंसेफेलाइटिस में? ठीक है, तो देखो इस तरीके की अगर दिक्कत आती है तो हमारा राइट आंसर जो होता है वो होता है गे। ठीक है, हाइड्रोफीबिया, इसी में ही किसी भी रोगी के रोग के गले की जो मांसपेशियां हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं, वो काम नहीं करती हैं और हमारे गले से कुछ भी नीचे नहीं निकाला जाता है। ठीक है, निगल नहीं सकते हम, गला बहुत दुखता है, ऐसा हो जाता है जैसे गला बंद हो गया हो। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छात्राएं ही गृह विज्ञान लेती हैं, तो ये चैप्टर लड़कियों की जो आगे की जो उनकी जीवन शैली है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिलाई किट और वस्त्र निर्माण कला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर में से भी कोई ना कोई प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में जरूर मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इन्हीं में इसके अंदर से आपको मिल जाएगा। चलते हैं पहले प्रश्न पर। घर पर सिलाई करने से बचत होती है, तो समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, कपड़े की बचत होती है? समय, धन एवं कपड़े की बचत होती है। देखो अगर घर पर ही आप कपड़े की सिलाई करोगे तो इन तीनों चीज़ों की बचत होगी, नहीं समय भी कम लगेगा और धन भी कम खर्च होगा और कपड़े भी कम लगेगा, जो बचा हुआ कपड़ा होगा हमारे पास ही काम में आ जाएगा। ठीक है, जबकि अगर किसी टेलर के पास लेके जाएंगे तो समय भी अधिक लगेगा, पैसे भी वो ज़्यादा लगेगा और कपड़ा भी बचा हुआ नहीं देना, यानी कपड़ा भी अधिक लगेगा। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा घ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वस्त्रों की कटाई की जानी चाहिए? तो पहनने वाले की रुचि के अनुसार करनी चाहिए, पहनने वाले की आयु के अनुसार करनी चाहिए, पहनने वाले की नाप के अनुसार करनी चाहिए, पहनने वाले की पद के अनुसार करनी चाहिए? तो सीधी सीधी सी बात है भाई, वस्त्र की कटाई तो हमें करनी चाहिए, जो पहनने वाला है उसकी नाप लेनी पड़ेगी कि कितने नाप का कपड़ा इसको आएगा सही। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा घ, यानी नाप, पहनने वाले की नाप के अनुसार कि भाई उसकी शर्ट कितने में बनेगी, पैंट कितने में बनेगी, या सूट कितने में बनेगा, सलवार कितने कपड़े में बनेगा, तो उसकी नाप लेकर ही हम इसको काटेंगे कपड़े को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी वस्तु सिलाई किट में नहीं रखी जाती? तो धागा ये भी रखा जाता है, सुई ये भी रखी जाती है, कैंची ये भी रखी जाती है, सिलाई मशीन। तो देखो सिलाई किट में सिलाई मशीन नहीं रखी जाती, बल्कि सिलाई मशीन के अंदर ही सिलाई किट रखी जाती है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा हमारा घ। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, कपड़ा काटने का उचित स्थान है, यानी कपड़ा किस जगह पर रख करके हम काटें, उसके लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है? तो गोद में रख कर काटेंगे तो खराब हो जाएगा, पता लगा अपने ही कपड़े काट लिए, कपड़ा काटने के चक्कर में अपने कुर्ते का पल्ला काट के बैठ गए। ख, हाथ में लेकर काटेंगे तो कहीं कैंची चलाएंगे कहीं और पहुंच जाएगी कहीं और। मेज पर या पटरे पर रखकर या कहीं भी, ठीक है, तो एक साधारण मेज हो या एक सार मेज या पटरा जो हो उस पर रखकर ही कपड़ा काटेंगे, तभी हमारा वो कपड़ा सही तरीके से कटेगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग। अगला प्रश्न है,
सिलाई के सामान रखने के डिब्बे को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। सिलाई मशीन कहते हैं, मेज कहते हैं, बक्सा कहते हैं, सिलाई किट कहते हैं। तो जिसमें सिलाई का सामान रखा जाता है उसे सिलाई किट ही कहते हैं, सीधी सी बात है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैस, सिलाई किट। अगला प्रश्न है, धड़ से नीचे एक वस्त्र के लिए आवश्यक नाप है। तो कमर व कंधे का वृक्ष या वृक्ष, जी नहीं। लंबाई सीट और पायचा हो सकता है, वृक्ष, कमर, गला, लंबाई गला या कमर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ख। लंबाई कितनी है पाजामे की, सीट कितनी है और पांचा कितना है। पांचा मतलब नीचे का पहुंचा जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ख। चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज और नेक्स्ट चैप्टर आपका वस्त्रों की धुलाई तथा रख रखाव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं वो कपड़ों को, किस कपड़े को कैसी धुलाई करनी चाहिए, किस डिटर्जेंट से धोना चाहिए, किस कपड़े के लिए कैसा पानी होना चाहिए, वो पता है। लेकिन पता लगा गर्म कपड़ों को किसी और तरीके से धो दिया, ठंड और कॉटन वगैरह या रेशमी कपड़ों को किसी और तरीके से धो दिया, कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ज्ञान होना लड़कियों को बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 1, धूल तथा चिकनाई मिलाकर क्या बन जाती है, ठीक है। तो गंदी या मिट्टी या मेल या हानिकारक पदार्थ। देखो धूल और चिकनाई को अगर एक जगह मिला देंगे तो वो मेल बन जाएगा। अगर किसी कपड़े पे चिकनाई लगी हुई है और उससे फिर धूल लगेगी तो वो मेला हो जाएगा, कपड़ा वहीं से ही अलग ही दिखाई देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नियमित धुलाई से वस्त्र साफ रहते हैं, दुर्गंध रहित रहते हैं, रोगाणु रहित रहते हैं, ये सभी। तो देखो अगर नियमित का मतलब होगा अगर हम बराबर धुलाई करते रहेंगे कपड़े की तो साफ भी रहेंगे, उनसे गंद मतलब बदबू भी नहीं आएगी और उनमें कोई रोगाणु भी नहीं पनपेंगे। इसका मतलब ये सभी राइट ऑप्शन इसका हमारा हो जाएगा घ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। घर पर कपड़े धोने से किसकी बचत होती है? अगर घर पे ही कपड़े धोंगे तो कई चीज़ की बचत होगी, समय की बचत होगी, धन की बचत होगी, साबुन की, या ये सभी की। तो देखो घर पे कपड़े धोने से सबसे मेन होगा धन की बचत होगी, ठीक है। समय तो इतना ही हमारे पास लगेगा धोने में, इतनी अगर धोबी को देंगे तो उसमें इतने लगेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। साबुन जितने कपड़ों पर हमारे घर पर लगेगी उतनी साबुन धोबी के यहाँ पर लगेगी, तो ये सभी नहीं हो सकता। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा हमारा धन की बचत होगी। घर पर पता लगा हमने 2 साबुन की टिक्की मंगा ली, उससे हमारे कपड़े धुल गए, लेकिन अगर किसी धोबी को देंगे तो पता लगा वो 10 रुपये जोड़ी लेगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए धन की बचत होती है घर पर कपड़े धोने से। अगला प्रश्न, ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो आम की पत्तियों का, गुलाब की पत्तियों का, नीम की पत्तियों का या पीपल की पत्तियों का। तो देखो ऊनी वस्त्रों को अच्छा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, कीटाणु वगैरह ना पड़ पाए तो उसमें नीम की पत्तियों का हम प्रयोग करते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गे। अगला प्रश्न है हमारा, ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऊनी कपड़े जो होते हैं, स्वेटर, जर्सी वगैरह, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी का, जी नहीं। रीठे का घोल हो सकता है, साधारण साबुन, जी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो रीठे का जो घोल होता है, रीठे जो आते हैं उसके घोल से ही हम ऊनी कपड़ों को धो सकते हैं, जिससे कि वो अच्छी तरीके से साफ भी हो जाए और कपड़ा हमारा, ऊनी कपड़े जो हमारे खराब भी ना हो। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न है, ऊनी वस्त्रों को कलप लगाया जाता है। तो ऊनी जो कपड़े होते हैं हमारे, ऊनी जो वस्त्र होते हैं, इनमें गोंद का कलप लगाया जाता है या अरारोट का या चावल का या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, ऊनी वस्त्रों को इनमें से किसी का भी कलप नहीं लगाया जाता। हमारा राइट आंसर हो जाएगा घ, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, अरारोट का कलप किन वस्त्रों में दिया जाता है? जो अरारोट होता है किन कपड़ों में दिया जाता है? उनका रेशमी में, ऊनी में, सूती में या कृत्रिम में, ठीक है। तो देखो अरारोट का कलप जो है वो सूती वस्त्रों में, सूती जो कपड़े होते हैं हमारे उसके अंदर दिया जाता है, जिससे उनमें थोड़ा सा कपड़ा कमज़ोर ना हो, अच्छा हार्ड सा लग रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, चावल का कलप किन वस्त्रों में दिया जाता है? रेशमी, ऊनी, सूती, कृत्रिम, ठीक है। तो चावल का जो कलप है वो भी हमारे सूती वस्त्रों में ही दिया जाता है। जैसे नेता टाइप पहनते हैं ना कुर्ते, हार्ड हार्ड से लगते हैं वो सीधे, तो इसी वजह से लगते हैं उनमें चावल का कलप दिया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, रेशमी वस्त्रों पर कलप लगाया जाता है। अब रेशमी कपड़ों की बात आ गई, जो चिकना कपड़ा होगा बिल्कुल, तो गोंद का कलप लगाएंगे, मैदे का लगाएंगे, अरारोट का लगाएंगे, सभी का लगाएंगे। तो सीधी सीधी सी बात है, जो चिकनाट के लिए, जो रेशमी कपड़ा हमारा चिकना होता है, चिकनाट के लिए हम गोंद का कलप उनमें लगाएंगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कै। स्टार्च का कलप किन वस्त्रों में दिया जाता है? स्टार्च का कलप किस में दिया जाता है? रेशमी, ऊनी, सूती या बनारसी, ठीक है। तो स्टार्च का कलप भी हमारा जो है सूती कपड़ों में ही दिया जाता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा गे। अगला प्रश्न, नील का प्रयोग किस वस्त्रों पर करते हैं? ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आप लोग देते भी होंगे कपड़ों में।
तो रेशमी में नहीं दिया जाता, ऊनी कपड़ों में भी नील नहीं दिया जाता, रंगीन कपड़े में भी नहीं दिया जाता। सीधी सीधी सी बात है, सफ़ेद कपड़े में ही नील का प्रयोग किया जाता है ताकि उनकी चमक बनी रहे और वो ज़्यादा भद्दे या पुराने ना लगे। अगला प्रश्न है हमारा, कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है तो सिरका मिलाते हैं, नींबू का रस मिलाते हैं, अमोनिया मिलाते हैं या रानी फल मिलाते हैं। तो मैं बता दूं, अगर कच्चे रंग के कपड़े हैं यानी कि जो कपड़ा रंग छोड़ता हो उसमें हम सिरका मिला करके अगर उन कपड़ों को धोएंगे तो उनका रंग ज़्यादा नहीं उड़ेगा, ना ही ज़्यादा रंग में छोड़ेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, यानी कि सिरका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडे का, मिट्टी का, अपमार्जिक का या रीठे का सत, यानी कि रीठे का जो घोल होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रीठे का सत। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा घे। अगला प्रश्न है, रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए? जो रेशमी कपड़े होते हैं तो वस्त्रों को पीट पीट कर, पता लगा सारी चमक ही चली गई पीट दिया तो। वस्त्रों को रगड़ रगड़ कर, तब भी उनकी चिकनाहट चला जाएगा, उनकी सारी चमक चली जाएगी। वस्त्रों को पटक पटक कर, तब भी उनका चिकनाहट चला जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो देखो रेशमी कपड़ों को इनमें से किसी भी प्रकार से नहीं धोना चाहिए। ठीक है, ना तो पटक कर, ना पीट कर, ना रगड़ कर। ठीक है, तो यही हमारा राइट लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं का देख करके इनसे भला हो सके। तो बस अंत में इतना ही कि आप लोग पूरी जी जान लगा करके मेहनत से पढ़ते रहें और बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएं, हम ऐसी आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।